नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रजनी कुमार पंड्या जी की कहानी बिना नाम का आदमी। रात गहरा रही थी और बस की घरघराहट जंगल में गूंज रही थी। कांच की खिड़कियां खड़खड़ा रही थी। ड्राइवर की पीठ स्टीयरिंग व्हील पर थिरकते हुए उसके हाथ, धुंधली परछाई सा लग रहा था सब कुछ। भीतर कंडक्टर बीड़ी सुलगाए खांस रहा था। मैंने खिड़की उठाई। हवा का एक जोरदार झोंका भीतर घुस आया। गहरा अंधकार छाया हुआ था। शनैः शनैः दूर कुछ बत्तियां जल उठी। मुझे लगा कि शायद वह कौन सा गांव है। मैंने कंडक्टर की ओर मुखातिब होकर पूछा। सेजपुर। सेजपुर? वह सिर हिलाकर पुनः खांसने लगा। मैंने पुनः दूर दूर टिमटिमाती बत्तियों के समूह की ओर देखा। सेजपुर। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। पिछले 27 सालों से शायद मैं इसी के लिए तरस रहा था कि कोई उंगलियों से इंगित कर मुझे कहे कि देखो, वह जो दिख रहा है सेजपुर है। और इस वक्त तेजी से बस उस ओर दौड़ी जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि एकदम निकट आ गया है सेजपुर। खजूर के झुंडों के बीच से बस गुजर रही थी। बिल्कुल पास से खजूर के पेड़ गुजर रहे थे। एक एक हिस्सा मेरा परिचित था। कैसी कैसी शरारतें की थी मैंने और नानू ने खजूर के इस जंगल में। यादों से हृदय उफन रहा था। हम लोग यहाँ रोज खजूर गिराने आते थे। नानू निशाना लगाकर पूरी ताकत से खजूर पर पत्थर मारता और खजूर का झुमका झरझरा पड़ता। मेरा निशाना बस हवा में ही घूम जाता। पत्थर कलाबाजी खाकर जमीन पर गिरता। खजूर के लंबे पत्ते हवा में फड़फड़ाते रहते। नानू हंसता और फिर मुझे खजूर का आधा हिस्सा देता। वह नानू भी अब कहाँ दूर था। कुछ ही मिनटों में वह मेरी आंखों के सामने होगा। आज 27 सालों के बाद। बस थमी। गांव आ गया। नीचे उतरकर मैंने जगह पहचानने का प्रयास किया। शायद धुलिया चौक था। बस से एक लड़का उतर रहा था। मैंने पूछा, कौन सी जगह है यह? उसने मेरी ओर अजीब दृष्टि से देखा। धुलिया चौक। अजनबी लगते हो। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। टीन का बक्सा उठाकर चल दिया। मुझे याद आया कि यह वही चौक है जहां कभी हम लोग पतंग उड़ाते थे, आंख मिचौली खेलते थे। नानू कभी थक जाता तो उसका दाव मुझे ही देना पड़ता था। सहसा एक कुत्ता जोरों से भौंकने लगा। मैं लापरवाही से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह शांत हो गया। पुनः सन्नाटा उभर आया। सिर्फ अपने कदमों की आहट ही मुझे सुनाई पड़ रही थी। एक के बाद एक गलियां गुजर रही थी। पीपल का कोना, फिर कुएं वाली गली, फिर सोढ़ा गली, फिर सिंघोड़िया का कोना। सब कुछ एकदम बदला बदला लग रहा था। गलियां वही थी, नाम बदल गए थे। नीम वाली गली के नाके पर तख्ती लटकी थी, हरजीवन दास का कोना। कौन होगा यह हरजीवन दास? भगवान जाने। चौपाल सी एक जगह पर मैं रुका। यहां से किस तरफ जाऊं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। एक दुकान का दरवाजा आधा खुला था। भीतर बत्ती जल रही थी। बगल के तख्त पर एक आदमी दरी बिछाए सो रहा था। नीचे एक बकरी लेटी थी। चौक में बिजली के खंभे के नीचे दो आदमी ताश खेल रहे थे। एक आदमी लंगड़ाता हुआ मेरे करीब से गुजरकर उस पहले आदमी के पास जाकर बैठ गया। मैंने वहां जाकर पूछा, लालजी भाई ठाकर? किंतु अचानक मुझे ख्याल आया कि पिताजी के नाम पर तो 30 वर्षों की धूल की परतें चढ़ गई हैं। मैंने पूछा, मनीलाल लालजी भाई ठाकर का घर बताएंगे क्या? क्षण भर के लिए एक आदमी ने मेरी ओर देखा, फिर पत्तों पर आंखें गड़ाए दूसरे से पूछा, ये मनीलाल कौन है? अरे, वही अनाज वाले। दूसरे ने लापरवाही से बीड़ी फेंकते हुए कहा, उस मनसुखिए का बाप। ऐसा कीजिए, पहले वाले आदमी की समझ में जैसे सब कुछ सही सही आ गया हो, ऐसे मेरी ओर देखकर बोला, इस तरफ दाहिने हाथ चले जाइए। वहां एक बड़ा सा चबूतरा है। ठीक उसके सामने वाले मकान में मनी भाई रहते हैं। मेरी आंखों में तुरंत एक बड़े से चबूतरे का चित्र उभर आया। मैंने और नानू ने कितनी बार उसके खंभों पर कीलों से अपना नाम कुरेदा था। अभी भी जस का तस होगा वह चबूतरा? शायद। मैं बक्सा उठाकर चल पड़ा। कोई अजनबी लगता है बेचारा, पहले ने जवाब में कहा। अजनबी तो है ही, अंधा भी लगता है।
बात मेरे कानों में ना पड़ी हो, ऐसे में लंबे डग भरने लगा। अब मैं घर के बिल्कुल पास था। वहां नानू होगा और मैं हूँगा, दिन दुनिया को भूलकर। एक गली पार करते ही मैं चबूतरे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे ही देखता रहा। बत्ती के पीछे धुंधले प्रकाश में अकेला टूटा सा मौन एक पैर पर मानो अपाहिज सा खड़ा था। उसी बरामदे पर एक लड़का सो रहा था। एक कुत्ता उसके पैरों के पास दोनों पांवों के बीच मुंह छिपाकर लेटा था। और सामने ही मेरा घर था, एकदम वही। वही खिड़कियां, वही दरवाजा, देहरी के पास वही पुरानी सीढ़ियां थी। और मैं भी वहीं खड़ा था, जहां से 27 साल पहले हाथ में टीन का बक्सा लेकर चल दिया था। नानू, मैंने आवाज दी। फिर उत्तर की बिना प्रतीक्षा किए दूसरी बार आवाज दी, नानू, नानू, नानू। बगल की एक खिड़की खुली और बंद हो गई। कुत्ते ने सिर उठाकर देखा और पुनः मुंह गड़ाकर सो गया। मैंने फिर से आवाज लगाई, नानू। फिर एकाएक मुझे ध्यान आया कि नानू अब मुन्ना नहीं है। उसके लिए यह संबोधन अब पुराना पड़ गया है। अब वह मनी भाई कहलाता होगा। मनी भाई, करियाड़ वाला, मनसुख नाम के किसी लड़के का बाप। मनी, मनीलाल, मनी भाई। मैंने पुकारा और जोर से दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई। भीतर कुछ आहट हुई। फिर एक भारी गहरी आवाज आई, कौन? मेरे मुंह में मैं शब्द आया और रुक गया। मैंने कहा, भगवान जी। अंदर से जंजीर खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और मेरे सामने से 27 साल का पर्दा सहसा हट गया। सामने एक चेहरा दिखाई पड़ा। नानू। नानू था वह। वह देखता ही रह गया। उसके प्रौढ़ हुए चेहरे पर भी मैंने माँ का अक्स पकड़ लिया। मेरा हिया तेजी से धड़क रहा था। बक्सा नीचे रख उसके कंधे पकड़कर मैं उससे तकरीबन लिपट गया। मैं कह रहा था, मैं भगवान जी, भगवान जी, तुम्हारा बड़ा भाई। तुमने नहीं पहचाना नानू? उसने भौं को सिकोड़ा, आंखें चुंधी सी, फिर मिचमिचाई। शायद नींद के असर में था वह। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, भगवान जी, साधु उठा ले गए थे जिसे। वह कुछ समझा हो ऐसा लगा। फिर भी वह कुछ पूछना चाहता था। लेकिन सारी बातें चौखट पर खड़े होकर ही करेंगे। मैंने अधीर होकर कहा, भीतर चलो नानू, मुझे अपना घर एक बार जी भर कर देख लेने दो। वह मुड़ा, बत्ती जलाई। मैंने तेजी से एक नजर घर पर डाली, फिर नानू की ओर देखा। वह भी तंद्रा में लग रहा था। उसने दरवाजे की ओर देखकर गुहार लगाई, मनसुख, भीतर आजा बेटा, ठंड लग जाएगी। फिर मेरी ओर देखकर वह बोला, आप। आगे क्या कहे यह उसे सुझाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा और उसके करीब हो गया। कमीज का कॉलर उठाकर दाग दिखाया, फिर गले से तावीज निकालकर खोला और माँ की तस्वीर दिखाकर पूछा, अब तो पहचाना? मैं भगवान जी हूँ, तुम्हारा सगा बड़ा भाई। आवेश में मैंने उसका हाथ दबाया। तुम याद तो करो, मुझे साधु उठा ले गए थे। हम दोनों साथ साथ थे और हाँ, वह जैसे अतीत को याद करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे बोला, हाँ, याद आया, बड़े भैया। उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया, बोला, इतने साल कहाँ थे आप? हम तो आपको। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। हम एक दूसरे को देखते रहे। सुनो। कुछ देर बाद उसने भीतर के कमरे की ओर देखकर आवाज दी, जानती हो ये कौन है? उसकी पत्नी कबकी दरवाजे की आड़ में खड़ी मेरी ओर शक की निगाह से देख रही थी। नानू ने उसकी ओर देखकर पूछा, पहचानती हो इन्हें? और उसने संकोच के साथ इनकार में सिर हिलाया। मेरा सगा बड़ा भाई भगवान जी, मैंने एक बार तुमसे जिक्र किया था ना। माँ के गुजरने के 8वें रोज मैं तथा बड़े भैया साथ साथ बाजार गए थे और वहीं से इन्हें चंद लंगोटधारी उठा ले गए थे। 25-30 बरस हो गए इस बात को। वह निर्विकार खड़ी रही, फिर बोली, लेकिन इतने साल? कहा ना। मैं उत्साहपूर्वक बोला, मैं कहाँ कहाँ घूमा और तुम्हें खबर क्यों ना दे सका। वे सारी बातें बताऊंगा तो रोए खड़े हो जाएंगे। मनसुखिया बाहर सो रहा था। मना किया था फिर भी। वह बोली, फिर दरवाजे के निकट जाकर लगभग फटी हुई आवाज में पुकारा, मनसुखिया, भीतर आ जा मेरे लाल। ओस गिरेगी तो ठंड लग जाएगी। आ जाना, सुनाई नहीं देता है क्या? मनसुखिया, नानू ने भी पुकारा, देख तो जरा कौन आया है।
मनसुख हाथों में गुदड़ी उठाए भीतर आया। नींद से बोझिल एक नजर उसने मुझ पर डाली, फिर गुदड़ी को एक कोने में पसार कर सो गया। नानू ने पुनः कहा, मनसुख, यहां तो देख। छोड़ो भी, वह बोली, सुबह देख लेगा, सोने दो अभी। मनसुख सो गया। बत्ती के उजास में मैं उसका चेहरा बराबर देख पा रहा था। करीब करीब 14-15 साल का होगा। मुझे साधु उठा ले गए, तब मैं इतना ही था। चेहरे मोहरे से बिल्कुल नानू जैसा लगता है, मानो नानू सो रहा है। मैंने पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए नानू से कहा, तुम बिल्कुल ऐसे लगते थे। नानू तनिक हंसा। खड़े होकर उसने खूंटी पर टंगे हुए कोट से बीड़ी निकाल सुलगाई। मुझे भी पूछेगा ऐसा लगा, पर पूछा नहीं। अच्छा लगा। उसे इस तरह बीड़ी पीते हुए मैंने कल्पना में भी नहीं देखा था। जैसे मैं उसे अभी देख रहा था, सपने में भी नहीं सोचा था। सिर के काफी बाल सफेद हो गए थे। मूछें भी रखी थी। दबी हुई नाक के दोनों ओर जबड़ों की हड्डियां उभर आई थी। इतने साल आपकी कोई खबर नहीं मिली, ना कोई चिट्ठी पत्री, ना समाचार। वह भारी आवाज में बोल रहा था। आपके लापता हो जाने पर हमने दूर दूर तक तलाश की थी, लेकिन सब बेकार। फिर महीने भर बाद पास की एक खाड़ी से एक लड़के की लाश मिली, जो बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही थी। हम लोगों ने मान लिया कि कोई कुछ भी नहीं बोला, पर खामोशी का बोझ असहनीय हो उठा। आखिर मैं ही बोला, मुझे तो यह भी शक था तुम यहाँ होगे भी या नहीं। रोजी रोटी के फेर में सेजपुर छोड़कर जाने कहाँ चले गए होगे। कहाँ जाएंगे? वह जरा अनमने स्वर में बोला, पड़े हैं यहाँ, बाप दादा के वक्त का काम है, जैसे तैसे बसर हो रही है। यह हकीकत गैर क्या समझेंगे? उसकी बहू बोली, 2 जून का जुगाड़ कैसे होता है, यह तो जो घर गृहस्थी में पड़ा हो वही समझ सकता है। फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उठकर वह पानी का ग्लास ले आई। चाय पियोगे ना? जरूर पीऊंगा, मैंने कहा। आपके हाथ की चाय तो भाग्य से ही मिली है। लेकिन बड़े भैया, नानू ने सिर खुजलाते हुए पूछा, आप थे कहाँ इतने साल? अरे, मैंने कहा, सुनने के काबिल किस्से हैं, सब फुर्सत से बैठे होंगे तब सुनाऊंगा। इतना तो बताओ कि इतने साल आपने कहाँ गुजारे, किसके साथ थे, क्या करते थे? फिर मेरी आंखों में झांकते हुए उसने पूछा, कहीं सन्यासी तो नहीं हो गए थे? कुछ ऐसा ही नानू। हुआ ऐसा कि उस दिन हम बाजार जा रहे थे तब। आपकी आवाज तो एकदम बदल गई है बड़े भैया। यही तो मैं कह रहा हूं तुमसे। वह दिन तुम्हें याद है ना? 2-3 साधु हमें मिले थे। उन्होंने हमें बुलाया और तुम्हें कुछ लाने के लिए भेजा। पीछे से एक ने मुझ पर कुछ पुड़िया फेंकी और मैं। ठहरो जरा, यह मनसुखिया। वह उठकर मनसुख के पास गया। 2 शाला उठाकर फेंक देता है। खिसक गए 2 शाले को उसने ठीक किया। मनसुख थोड़ा कुनमुनाया। नानू पुनः मेरे पास आकर बैठ गया। हाँ, हाँ, तो उन लोगों ने मुझ पर कुछ छिड़का, मुझे चक्कर आ गया, कुछ होश ही ना रहा। और नानू की बहू चाय ले आई। मैंने बात आगे बढ़ाई। मैं जब जागा तब मेरे आसपास 10-12 साधु और बैठे हुए थे। एक गुफा जैसी जगह थी। धूप बत्ती की तेज गंध फैल रही थी। बगल में अलाव सुलग रहा था। और नानू? फिर तो। चाय पी लो पहले, ठंडी हो जाएगी, नानू की बहू ने टोका। तुम पियोगे ना मेरे साथ? मैंने नानू की ओर देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, आप पियो, थोड़ी तो लो। ये अभी ना पिए तो बेहतर है, नानू की बहू बोली। चाय पियेंगे तो इन्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन आज सोना किसे है? क्यों नानू? मैंने कहा, बातों ही बातों में भोर हो जाएगी। दुकान खोलनी पड़ेगी ना सुबह, वह बोला। रात में देर तक जागना सुहाता नहीं, पेट में गैस भी हो जाती है। हाँ, यह ठीक है, मैंने कहा। यह तो मुझे। आपकी सेहत तो बढ़िया हो गई है बड़े भैया, वह बीच में ही बोला। पहले तो एकदम दुबले पतले थे। घाट घाट के पानी का कुछ तो असर होगा ही, नानू की बहू बोली। घाट घाट का नहीं, देश विदेश का कहो, मैंने तनिक हंसकर कहा। वे साधु मुझे नेपाल ले गए थे। 4 दिन तक भूखा रखा, फिर जनेऊ पहनाया। तभी तो, नानू की बहू बोली। ऐसा कहिए ना कि संसार से ही काट दिया। हाँ, मैंने कहा, था तो ऐसा ही, लेकिन मैं वहां ज्यादा नहीं टिका। एक बौद्ध भिक्षु वहां आया था,
उसके साथ चीन चला गया। चीन? हाँ, मैं मुस्कुराया। याद है, मैंने तुम्हें एक बार चीना कहा था। तब तुमने मेरे माथे पर स्लेट दे मारी थी। देखो, यह रहा वह निशान। मैंने उसकी अंगुली अपने माथे से लगाई। वह जैसे भूल गया हो, कुछ ऐसे हंसा। चीन में चूहे सांप खाने का रिवाज है। वह बात सही है क्या? वह बोली। कुछ तो सच है। वहां मैं करीब 1 डेढ़ साल रहा। मैं जिसके साथ आया था, उस साधु की उसके ही एक चेले ने हत्या कर डाली। मुझे भी खत्म कर देता, लेकिन मैं भाग निकला। एक स्टीमर में छिपकर जापान पहुंचा। कमाल कर दिया। अरे, असली बात तो अब आ रही है नानो। मैं तो कहता हूं कि मुझ जैसी जद्दोजहद तो नरक में जाने वाले को भी नहीं करनी पड़ती होगी। इस वक्त मुझे यहाँ जिंदा ना देख पाते। मैं सो जाऊं? नानू की बहू ने पूछा। तुम लोगों को बैठना हो तो बैठो। रात के 3 बज रहे हैं। और कितनी देर जागोगे? फिर जरा रुक कर बोली। यह एक नासपीटा मनसुख है, जो समझता ही नहीं, दुशाले को टिकने ही नहीं देता। वह मनसुख के पास गई और उसका दुशाला ठीक किया। मुझसे रहा नहीं गया। ठीक है, बाकी बात सुबह होगी। ऐसा ही करते हैं, नानू ने कहा। अभी सो जाते हैं। नानू की बहू बिस्तर बिछाने लगी। नानू बीड़ी के कश लेने लगा। मैं बाहर जाकर सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और गली में देखने लगा। पीले धुंधले प्रकाश में पूरी गली जैसे लंबी होकर सो रही थी। पूरा नक्शा बदल गया था। कितने मकान नए फैशन के बने थे। हम गिल्ली डंडा खेलते थे। वहां दूध की गुमटी खड़ी थी। पीछे एक बाल मंदिर का मकान था। ऊपर मर्क्यूरी लाइट जल रही थी और कीट पतंग नाच रहे थे। आसपास के सन्नाटे में से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उठ रही थी। इंजन की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन खामोशी गहराती जा रही थी। ऐसा लग रहा था गलियारे की धूल में निशान जैसे ताजा पड़े हुए थे। सहसा मुझे धोखा हुआ कि पूरा गलियारा मेरे बचपन के दोस्तों से भर गया है। मगन, कांति, हरसुख, रतु, मनु। बड़े भैया, भीतर से नानू की भारी आवाज आई। अब सो जाइए। मैं अंदर गया। नानू, मैंने पूछा, वह छगन मास्टर का कांति कहाँ है? टीबी में मर गया, 10 साल हो गए। मेरा हृदय दर्द से भर उठा। और उसका भाई मनु? बंबई में बीमा कंपनी में बड़ा ऑफिसर है। और दिन भर पागलों की तरह दांत निपोड़ता हुआ हरसुख गले में फांसी लगाकर लटक गया। मुझे अधिक पूछने की इच्छा न हुई। सभी की जिंदगी कहीं ना कहीं जख्मी थी, मेरी जिंदगी भी। मैं बिछौने पर पसर गया। नानू बत्ती बंद कर भीतर वाले कमरे में चला गया। अंधेरा छा गया, लेकिन थोड़ी ही देर में धुंधले प्रकाश से सारा घर स्पष्ट हो उठा। घर की फल्लियां, गाड़ी के पाटों की तरह पीढ़े वाली छत, उसके ऊपर लटकते हुए 2 कड़े। मैंने हाथ बढ़ाकर फर्श का स्पर्श किया। सीमेंट का फर्श ठंडा हो गया था। छत की ओर दृष्टि घुमाई। माँ, बाबूजी तथा नानू की सांसें जैसे सुनाई पड़ रही थी। सभी कुछ मेरा परिचित था। दीवारें, छत तथा फर्श का टुकड़ा टुकड़ा, जैसे मैं था। तभी किसी ने मेरी छाती पर बोझ रख दिया। 27 साल का, परत दर परत चढ़ता हुआ 27 साल का बोझ। उस बोझ तले मैं दबा जा रहा हूँ, कुचला जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। दिमाग पर अनुभवों की कभी ना खत्म होने वाली घुटन भी। नेपाल, चीन, जापान, बर्मा, वहां से कलकत्ता, आसाम, बिहार, बौद्ध सन्यासियों के मठ में। नो फायर लाइक डिजायर। संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। मेरे आसपास एक आवरण बनता गया था, रेशमी आवरण। किंतु मैं भीतर सो रहा था और बार बार कुछ चाहता था। सेजपुर गांव हो या छत हो, यह घर हो, एक बीवी तथा 3 4 बच्चे हों, कारोबार हो, छोटा भाई बगल में हो और जिंदगी के 50 बरस सामने पड़े हों। किंतु यह आसक्ति छूट नहीं रही थी, बढ़ती जा रही थी। बोझ बढ़ रहा था। बाहर ना निकल पाने की असमर्थता नहीं, लेकिन बाहर निकल भागने की इच्छा मुझे पीड़ित कर रही थी। मैंने आंखें मीच ली, सो जाने का प्रयास किया, पर एक साथ ना जाने कितने चेहरे उभर रहे थे। कितनी संगत असंगत बातें, किसी का कहा गया फिक्रा, किसी के पास से सुना गया वाक्य, कहीं पढ़ा गया जुमला, कितनी जानी अनजानी आंखों के संकेत। सब कुछ उमड़ पड़ी हुई भीड़ सा है, दबोच रहा है।
अचानक मेरी आंखें खुल गईं। कहीं से किसी की फुसफुसाहट आ रही थी। नानू और उसकी बहू जिस कमरे में सोने गए थे, उसी बंद दरवाजे के पीछे से शायद। तुम्हें क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा। नानू की आवाज थी। हिस्सा मांगेगा? हिस्सा? आधा आधा? तो देना पड़ेगा। एक ही बाप की औलाद है, मना कैसे किया जा सकता है? 25 साल बाद धूल फांक कर चले आए हिस्सा मांगने, और तुम पगला कर। कुछ भी हो, है तो बड़े भैया। होगा बड़ा भाई। तुमने तो कहा था ना कि किस्सा खत्म, तो क्यों इतने दिनों बाद दौड़ा चला आया है? नात जात धर्म कर्म सभी कुछ छोड़ छाड़ कर। धीरे बोल। 2 पल खामोशी फैली रही। झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहू की आवाज आई। जरा मनसुखिया के बारे में भी सोचो। थोड़ा रुक कर नानू बोला। तुम्हारी बात गलत नहीं है। खूब कमाया होगा, खूब उड़ाया होगा। अब फटे हाल हो गए तो घर की याद आई होगी। मैं तो कहती हूँ इतने सालों बाद भला आए ही क्यों? हिस्सा मांगने और क्या? मैं ज्यादा नहीं सुन सका। नानू। बिछौने से उठकर मैंने पुकारा। नानू। तुरंत दरवाजा खुला। नानू ने झांका। तनिक हंसकर उसने पूछा, क्या है बड़े भैया, नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं, लेकिन मैंने ही हंसकर कहा, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मैं जरा बाहर सोऊंगा, चबूतरे पर। हाँ हाँ, सोइए ना, उसने कहा। घर में तो गर्मी लगेगी ही। लाइए बिस्तर बाहर बिछा देता हूँ। नहीं, मैं बिछा लूंगा। मैं बिछौना उठाकर बाहर आया। चबूतरे पर गद्दा बिछा दिया। नानू ने भीतर से कुंडी लगा दी। मैं बिछौने पर बैठा बैठा दरवाजे को ताकता रहा। दोनों तरफ की दीवारों पर लाल अक्षरों में लाभ शुभ लिखा हुआ था। ऊपर आला था, जहां हर दिवाली को माँ दिया रखती थी। होली का थापा मारा हुआ था। उसी दीवार पर कुछ अंतर पर अपना कीमती मत सूरज को ही दीजिए, गेरू से लिखा हुआ था। नीचे कोयले से किसी ने लिखा था, वरिया साहब नहीं चाहिए। दूसरी ओर हिंदी में बड़े बड़े नीले अक्षरों में लिखा था, सपट लोशन, सपट मरहम का इस्तेमाल कीजिए। और नीचे ही दी लॉन्गेस्ट नाइट फिल्म का पोस्टर था। इन सारे अक्षरों और वाक्यों के बीच किवाड़ खड़ा था। वही देहरी थी। किवाड़ की वही जंजीर थी जिसे खड़खड़ाकर कितनी ही बार मैंने आवाजें दी थी। माँ। आज भी वही किवाड़ है। भीतर नानू है, उसकी बहू है, मन सुखिया है, जैसे कि मेरी रिक्त जगह भर दी गई हो। अंदर एक ठहरी हुई सपाट जिंदगी थी जिसमें मैं अनुपस्थित था, और इस हकीकत को स्वीकार कर जिंदगी सफहे पलटकर आगे बढ़ गई थी। अचानक मेरा ध्यान सीढ़ियों पर गया। इस पर से होकर पहले बाबूजी की, फिर माँ की अर्थी निकली थी। घिसी हुई सीढ़ियों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे। सहसा मुझे ख्याल आया, मेरी अर्थी भी इन सीढ़ियों पर से होकर निकले हुए बरसों बीत गए। कुछ देर में आंखें खुल गई। सिर भारी लग रहा था। पूरा आकाश धसा आ रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। देखा तो रात अभी बाकी थी। उठ खड़े होकर मैं चबूतरे के पास गया। उसके खंबे पर खुद के कुरेदे हुए अपने नाम को खोजने लगा। तमाम नामों के बीच वह कहीं खो गया था। मैंने बिछौना समेटा और देहरी के सामने आकर आवाज दी, नानू, ओ नानू। दरवाजा खुला। नानू के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी। क्या है बड़े भैया? कुछ नहीं, मैंने कहा। गाड़ी कितने बजे छूटती है? मुझे वापस लौटना होगा। अरे, वह चौंक कर बोला, अचानक अभी तो आए हैं आप? 5 बजे। वक्त हो रहा है। आए हैं तो थोड़ा रुकिए ना। 27 वर्षों बाद मुलाकात होने पर कहीं ऐसे जाया जाता है? कोई भूल चूक हुई हो तो? नहीं रे, मैंने हंसकर कहा। भूल कैसी? मैं तो खुश हो उठा हूं तुम्हें प्रसन्न देखकर। अपनी बहू को बुलाओ। वह दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी। मैंने उससे कहा, मैं जा रहा हूं, आज्ञा दो अब। कोई खास काम होगा? वह बोली। सच, मैंने कहा। मनसुख को मुझे एक बार देख लेने दो। मैं भीतर गया। वह गहरी नींद में सो रहा था। दुशाला खिसक गया था। उड़ाकर माथे पर हाथ फेरा। मनसुखिया कभी भी दुशाला ठीक नहीं रहने देता, वह बोली। मैं जा रहा हूं नानू। मैं घुट घुट कर बोल रहा था। जा रहा हूं। तुम सुखी रहो।
माँ बाबूजी का नाम रोशन करो। मैं तो संसार में रहकर भी वैताल हो गया हूँ। यहाँ अब मेरा क्या काम? फिर कब आओगे? वह मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। और पता? पता कोई तय नहीं है, मैंने बक्सा उठाते हुए कहा। और फिर वापस आऊं या ना भी आऊं तो गम ना करना। जा रहा हूं। धीरे धीरे मैंने गली पार की। चबूतरा पीछे रह गया। गाड़ी स्टेशन छोड़कर धीरे धीरे पुल पर से गुजरने लगी। उगते हुए सूरज के चंपई उजास में हाथमती नदी का सिहरता हुआ आलोड़न दिखाई पड़ रहा था। इसके पानी में कितनी डुबकियां लगाई थी, यह स्मरण हो आया। इसके तट पर माँ बाबूजी और कितने मित्र सो रहे हैं, यह भी याद आया। नदी कल कल करती पार हो रही थी। मैंने उठकर गले से तावीज निकाला, खोलकर एक बार देखा और नदी में फेंक दिया। फिर बक्सा खोलकर बचपन के कपड़े भी निकालकर फेंक दिए। एक गंवार जैसा आदमी कब से यह देख रहा था। उसने पास आकर मैं कोई विचित्र प्राणी हूं ऐसे मेरी ओर देखकर पूछा। कौन हो भाई? कौन गांव? नाम क्या है तुम्हारा? मैंने जवाब न दिया, उसके चेहरे को ताकता रहा। उसने अपनी लुगाई की ओर देखकर कहा, कोई पागल लगता है। मैंने खूब हल्कापन महसूस किया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।